सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक पर डिस्कस कराऊंगा, जो कि टॉपिक है मेरा वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता। आज देखेंगे अपन लोग कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, बारंबारता क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखेंगे और बेसिक चीज़ें देखने के बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना, चीज़ें सब कुछ समझ में आएंगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूरा लास्ट, एकदम लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का यहीं से ही उठता है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली सीखना। यहाँ से बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके सवाल भी आ जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहली चीज़ आती है हमारी क्या, तो सबसे पहली आती है मेरी आंकड़े। सबसे पहली आती है मेरी आंकड़ा। तो आंकड़ा ये क्या होता है? आंकड़ा का मतलब होता है भाई अनुमान। अनुमान से समझ लीजिए ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गेस। किसी चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं। जैसे मैंने कह दिया मेरी 10,000 रुपये इनकम है। मैंने कह दिया मेरी 10,000 रुपये मंथली इनकम है। अब मैं यहाँ से अनुमान लगा लूँगा कि 100 रुपये मैं अपने खर्चे के लिए रखूँगा, 50 रुपये का मैं वो चीज़ लाऊँगा, 500 रुपये मैं अपने अकाउंट में जमा करूँगा, 4,000 रुपये मैं अपने पिताजी को दूँगा। और ऐसे करके मैंने बहुत से आंकड़े लगा लिए। जितने आंकड़े मुझसे लग सकते थे उतने आंकड़े मैंने लगा लिए 10,000 के अंदर तक। 10,000 के अंदर तक तो आंकड़े लगाना, गेस लगाना, अनुमान लगाना, यही होता है मेरा आंकड़ा। यही होता है मेरा आंकड़ा। लोग कहते हैं आंकड़ा लगाओ कितने रन बनाएगा, वो आंकड़ा लगाओ वो कितने विकेट लेगा, तो वही होता है मेरा आंकड़ा। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े आपके 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़े बेसिकली आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक आता है आपका प्राथमिक आंकड़ा, एक आता है आपका गौण आंकड़ा। पहला आता है आपका प्राथमिक आंकड़ा। पहला आता है आपका प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा आता है आपका गौण आंकड़ा। ये प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, गौण आंकड़ा क्या होता है? प्राथमिक आंकड़ा का मतलब जो हम स्वयं से लगाएं, जो हम स्वयं से बनाते हैं आंकड़े, जो हम स्वयं से बनाते हैं आंकड़े, वही हमारे क्या हो जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े हो जाते हैं। ऐसे आंकड़े जिनको हम स्वयं से बनाते, खुद से बनाते, मेरे प्राथमिक आंकड़े हो जाते हैं। बात करें गौण आंकड़े की, तो दूसरों के द्वारा हमारे लिए बनाए गए आंकड़ों को, दूसरों के द्वारा हमारे लिए बनाए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं हम? बनाए गए आंकड़ों को भाई मेरे, तो हम उसको कहते हैं गौण आंकड़े। जो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई सेकंड पर्सन या कोई थर्ड पर्सन हमारे लिए आंकड़े बनाएगा। जैसे कि मैं कहूँ, मैं बताऊँ, बहुत से लोग देख रहे होंगे वीडियो जिनकी मैरिज हो गई होगी, तो मैं ह्यूमन, वो सभी तो आदमी है ही, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ मैं मैन की, आदमियों की। अगर वो आदमी 10,000 रुपये कमाते हैं तो उनकी बीवी आंकड़े बना के रख लेती हैं कि इतने रुपए आपको महीने में खर्चा करने हैं, इतने रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, इतने रुपए बचा के रखनी है, इतने रुपए से हम लोग ये लाएंगे, इतने रुपए से वो लाएंगे। तो उनकी बीवी आंकड़ा बना के रखती है कि ये सब हम करेंगे। तो कहने का मतलब उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं बनाया था, लेकिन उनकी बीवी ने आंकड़ा बनाया, तो वो आंकड़े हमारे गौण आंकड़े हो जाएंगे। जो दूसरे के द्वारा हमारे लिए बनाए जाते हैं आंकड़े, वही मेरे गौण आंकड़े होते हैं। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। देखिए, ये बेसिक बातें नहीं समझोगे भाई मेरे तो क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। मेरा फंडा है पहले आपको बेसिक बताना, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे। आंकड़े 2 प्रकार के और होते हैं। एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है आपका अवर्गीकृत आंकड़ा। ये वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है और ये अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है? पहला बात करेंगे हम अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े, ये अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? तो जिन आंकड़ों को
जिन आंकड़ों को हमसे कोई हमारा कोई लाभ हो ही ना, जिन आंकड़ों से हमारा कोई लाभ ही ना हो, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, यानी ये आंकड़े कैसे होंगे? अव्यवस्थित होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, और इनसे हमारा कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है हमारा इन आंकड़ों से। यही होते हैं हमारे अवर्गीकृत आंकड़े। इन आंकड़ों से हमें कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना, और ये अवर्गीकृत आंकड़े होते, इसलिए मेरे ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। दूसरा होता है आपका वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े, ये वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं भाई मेरे? वर्गीकृत आंकड़े, तो ये जो आंकड़े होते हैं ये तो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, पहले इतनी बात समझ लीजिए। ये तो आपके व्यवस्थित क्रम में होंगे और इनसे हमको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। इनसे हमको फायदा भी होता है, इनसे हमको क्या होता है? फायदा भी होता है। ऐसे आंकड़े जो व्यवस्थित क्रम में होते हैं और जिनसे कोई ना कोई फायदा होता है, मेरे वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्गीकृत का जस्ट अपोजिट अवर्गीकृत। ऐसे आंकड़े जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता है और वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, मेरे अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर समझना, एग्जाम्पल से समझना। देखिए यहाँ पर मैंने कहा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये मैंने एक आंकड़ा बना दिया और दूसरा आंकड़ा बताया मैंने 98, 72, 20, 40, 9, 13, 28, 27 और 95। ये एक आंकड़ा मैंने ये बताया, एक आंकड़ा मैंने ये बताया। इसमें से कौन व्यवस्थित आंकड़ा है, कौन अव्यवस्थित आंकड़ा, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? तो इसकी पहचान करने के लिए एक शब्द आता है आरोही और एक होता है अवरोही। एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। ये क्या होती हैं? अवरोही आरोही क्या होती? तो जो आंकड़े हमारे इस क्रम में या फिर इस क्रम में दिए होंगे वो हमारे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, जिनसे हमको कोई ना कोई फायदा होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। किस क्रम में? घटते क्रम में। ऐसे आंकड़े जो आरोही यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में होंगे, कौन से आंकड़े कहलाएंगे? तो आपके कहलाएंगे वर्गीकृत आंकड़े। कौन से आंकड़े? वर्गीकृत आंकड़े। ये हमारे वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। बात करूँ मैं पहले वाले में, तो आप देखोगे 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करके ये सभी हमारे आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, और ये मेरे कैसे आंकड़े हो जाएंगे? वर्गीकृत। लेकिन नीचे वाले की बात करूं, 98 आया, 72, 20, 40, ये तो मेरा कोई यहाँ पर ना तो इनसे कोई फायदा होने वाला है और ना तो ये आरोही में, ना तो ये अवरोही में, ना बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में। ये तो हमारे आरोही में थे, बढ़ते क्रम में, तो ये हमारे अव्यवस्थित अवर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे। तो इतना समझ गए ना। अब बात करेंगे बारंबारता की। किसकी बात करेंगे? बारंबारता की। ये बारंबारता क्या होता है? देखिए बारंबारता का मतलब होता है ऐसे आंकड़े जो एक से अधिक बार आए। ऐसे आंकड़े जब एक से अधिक बार आ जाते हैं तो उन आंकड़ों को हम बार बार ना लिखकर उन आंकड़ों को हम सारणी बनाकर एक बार लिख देते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 12, 13, 12, 14, 11, 12, 9, 12, 8, 12। ये मैंने एक आपके सामने कुछ आंकड़े लिख दिए। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने देखा एक ये 12, एक ये 12, एक ये 12 और एक ये 12, एक ये 12। ये आंकड़े हमारे कई बार आए, ये कई बार आया, तो हम इनको बार बार ना लिखकर इनकी हम एक बनाते हैं सारणी, एक बनाते हैं सारणी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंकड़े या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम बारंबारता। क्या लिख सकते हैं? बारंबारता। अब हम लिखेंगे 12, 12 को 12 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5।
तो हम इसको 5 बार लिख सकते हैं। कितने बार? 5 बार। तो ऐसे आंकड़े जो एक से अधिक बार आए और उनको सारणी बना के गिन कर लिख दिया जाए, मेरी बारंबारता कहलाती है। तो 12 की बारंबारता 5 हो जाएगी कि 12 कितने बार आया? तो 5 बार आया। कितने बार 12 आया? तो 5 बार आया है। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है इतना? ठीक है, अगर इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग क्या समझने वाले हैं। अब देखिए हम लोग क्या समझने वाले हैं। देखिए अब एक शब्द आती है आपका वर्ग अंतराल। क्या आता है? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? वर्ग अंतराल कैसे होता है, क्या होता है, वर्ग अंतराल में कौन कौन सी बातें होती हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक टॉपिक आता है अब आपका वर्ग अंतराल। ये क्या होता है? तो अंतराल का मतलब होता है आराम। क्या मतलब होता है? आराम। यानी जब दो संख्याओं के बीच में थोड़ा सा आराम दिया जाए, वही मेरे वर्ग अंतराल होते हैं। जैसे मैंने कह दिया 0 से 10, सीधे मैंने बातें कह दी 0 से 10। मैंने पूरी संख्याएं ना कहकर मैंने सीधे कह दिया 0 से 10, और यहाँ पर मैंने अंतराल दे दिया। ये मैंने अंतराल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये सब हमारे वर्ग अंतराल होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग अंतराल होते हैं। और अगला मैं कह दूँ जैसे 30 से 40, ये सभी क्या हो जाएंगे? मेरे वर्ग अंतराल हो जाएंगे। तो वर्ग अंतराल में तुम्हारी दो सीमाएं होती हैं। एक होती है उच्च सीमा, एक होती है निम्न सीमा। एक होती है उच्च सीमा, एक होती है निम्न सीमा। ये उच्च सीमा क्या होती है, निम्न सीमा क्या होती है? तो जो बड़ी सीमा वो उच्च सीमा। जैसे मैं कहूँ 20 और 30, इसमें उच्च सीमा क्या है? तो 20 बड़ा कि 30 बड़ा? तो कहोगे सर 30 बड़ा, तो 30 हमारी हो जाएगी उच्च सीमा। मैं कहूँ निम्न सीमा, तो 20 छोटा, तो 20 हो जाएगी मेरी निम्न सीमा। जैसे मैं कहूँ 15 से 20, तो इसमें उच्च सीमा 20, निम्न सीमा 15। यही तो हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद के रखना है, ये चीज़ आपको याद करके रखना है। उच्च सीमा और निम्न सीमा हमारा ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे समांतर माध्य निकालना कैसे सीखते हैं हम लोग। समांतर माध्य निकालेंगे, कैसे निकलता हमारा समांतर माध्य। चलिए भाई अब देखते हैं हम समांतर माध्य। चलिए ठीक है ना, अब बात करेंगे समांतर माध्य कैसे निकलता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सारणी बना दिया। मैंने यहाँ पर एक सारणी बना दिया। ठीक है, ये सारणी बना दिया। मैंने इस सारणी में रखा क्या? इस सारणी में मैंने रखा, इसमें मैंने कह दिया जूतों की संख्या। जूतों की संख्या यहाँ पर मैंने लिख दिया छात्र। जूतों की संख्या यहाँ पर लिख दिया छात्र। मैंने कह दिया 2 जूते 3 छात्र, 4 जूते 5 छात्र, 5 जूते 6 छात्र। और मैंने कहा अब आपको इसकी क्या बताना है? समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य बताना है। तो याद रखना ये होता है मेरा F, ये होता है मेरा F, ये होता है मेरा X, ये होता है मेरा X। अब आपको fx निकालना पड़ेगा। जब कभी समांतर माध्य पूछेगा तब आपको fx निकालना पड़ता है। fx का मतलब इसका मल्टीप्लाई, 3 और 2 का गुणा 6, 4 और 5 का गुणा 20, 5 और 6 का गुणा 30। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? इसका योग करके नीचे लिखेंगे, इसका योग करके नीचे लिखेंगे। 20, 30, 50, 6, 56। तो ये आ गई fx की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई। अब बात करें f की वैल्यू कितनी आई है? तो 5, 3, 8, 6, 14, 6, 5, 11, 3, 14, ये आ गई 14। और समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ये फार्मूला होता है, आप सीधे सिग्मा ना कहकर सीधे कह दो fx अपान f। ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला।
समांतर देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये केवल समझा रहा हूँ आपको, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, समझ लीजिए बस। एफ एक्स की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 56, तो 56 बटे एफ की वैल्यू रखोगे 14, तो 14। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14 3 42, 14 चौको 56, इतना ही तो आता है भाई, करके देख लेते हैं। 4 चौके 16 का 6 80 लागे 1 और 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया, समांतर माध्य 4 आ गया, समांतर माध्य 4 आ गया। तो यही होता है इसका समांतर माध्य। क्लियर है। देखिए केवल आज मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। कैसी बातें बता रहा हूँ, बेसिक बातें। इसके ऊपर तो कल हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, कल इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको बताना है। अब देखिए ये तो बात आ गई सारणी में, ये अगर सारणी में दिए गए हैं तो यहाँ पर ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सारणी में नहीं दिए गए हैं, अगर क्वेश्चन कहा गया है, कहा गया जैसे दिया गया 1 2 3 2 1 3 1 4 2 1 3 4, पूछा गया कि सारणी बनाकर, सवाल ऐसे आएगा कि सारणी बनाकर समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य बताओ। तब आप कैसे लगाओगे, तब आप कैसे लगाओगे, समझो। यहाँ पर समझा, यहाँ पर ये हमको आंकड़े दिए गए, क्या दिए गए, आंकड़े। तब हम यहाँ पर पहले सारणी बनाएंगे, ये हो गई मेरी सारणी और ये एक मेरी सारणी हो गई। इसका नाम रखेंगे, यहाँ पर हम आंकड़े लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आंकड़े तो दिए गए हैं। और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। अब समझिए यहाँ पर आंकड़े आपके देखिए, पहला आंकड़ा 1 तो मैंने 1 लिख लिया, दूसरा है 2 तो मैंने 2 लिख लिया, तीसरा है 3 लिख लिया, फिर है आपका 4 लिख लिया। इसके सिवा तो कुछ है नहीं भैया, 1 2 3 और 4। अब गिनिए 1 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, तो 1 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 2 3 4, 1 कितनी बार है, 4, तो 1 के सामने इसकी बारंबारता कितनी लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बात करेंगे 2 की, 2 कितनी बार आया, तो 1 बार 2 बार 3 बार, 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 के सामने 2 लिख देंगे। अब बात करें 3 की, 3 कितनी बार आया, तो 1 2 और 3 बार क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 बार 3 आ गया। अब बात करें 4 कितनी बार आया, तो 4 आपका 2 बार आया, तो 2 बार मैंने लिख दिया। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए, इतना समझ में आ गया। बारंबारता को f से लिखते हैं, इधर हम x मानते हैं, x मानते हैं। अब हमको fx की वैल्यू निकालनी है, fx की वैल्यू निकालनी, यानी संचयी बारंबारता हमको निकालना है, तभी तो काम हो पाएगा। कैसे निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, यही तो होता है ना। अब इसको ऐड करेंगे भैया, f की वैल्यू अगर मैं पूछूं कितना आएगा तो बताओ, जोड़ोगे 4 3 7 3 10 2 12, f की वैल्यू आ गई 12 और fx की वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 4 10 10 8 18 18 तो 20 7 27, कितना आ गया, 27 आ गया। 8 8 16 17 17 36 4 27। अब हमको समांतर माध्य बताना था, और समांतर माध्य बराबर होता क्या है, अभी मैंने बताया। समांतर माध्य बराबर होता है fx अपान f, यही तो होता है। fx के स्थान पर रखोगे 27, f के स्थान पर 12, तो 12 दूना 24, 2 सही 3/12। इसको आप सॉल्व आगे भी कर सकते हो, या आप दशमलव में ले जा सकते हो। 2 सही 3/12, काटोगे 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 2 सही 1/4। जरूरी नहीं कि आप भिन्न में ही निकालो, आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो, दशमलव में भी निकाल सकते हो। अगर दशमलव में निकालते कितना आता, अगर भैया 27 का भाग 12 से करते तो 12 दूना हो जाता 24, बचता 3, दशमलव लगाते 0 बढ़ाते 12 दूना 24, 6 बच जाता, दशमलव लगा 0 बढ़ाते 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 2.25 आता, 2.25 आता। तो चाहे दशमलव में कहो और चाहे ऐसे कहो, आंसर आपका सेम ही आने वाला, इक्वल आने वाला है।
तो ये ऐसे निकलता है समांतर माध्य। अभी बताऊंगा माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, सब कुछ बताऊंगा, पहले आप समझ कर चलिए बस। ये बेसिक, पूरी बेसिक क्लास है। मैं हर लेसन से पहले आपको बेसिक बातें बताता हूँ, बाद में वही कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, जो इस यहाँ पर हमसे पढ़ा रहे हैं वो कुछ और कर रहे होंगे, वो चैट कर रहे होंगे। तो ये बात आप नहीं समझोगे तब आप आगे काम नहीं कर सकते हो भाई मेरे, नहीं कर सकते हो काम। तो पहले आप ये जानकारी समझिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना? समझ गए हो? ओके। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम माध्यिका और बहुलक की बात करते हैं, फिर हम माध्यिका और बहुलक की बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे माध्यिका की। किसकी बात करेंगे? माध्यिका की। देखिए केवल ये नॉर्मल सी क्लास है आप लोगों के लिए, केवल ये बेसिक क्लास है। फिर क्वेश्चन तो इसके ऊपर मैं कल बताऊंगा, क्वेश्चन कल कम से कम 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपको इसके ऊपर, पूरा कंसेप्ट कल आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए बस, ये आज की क्लास अगर आप नहीं अटेंड करोगे तब आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना? देखिए अब मैंने जैसे पहला क्वेश्चन कहा, मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहा कि एक सारणी बनी है, एक सारणी ऐसे बनी है, ये एक सारणी ऐसे बनी है, ये आपका है x और ये आपका है f। x का मान दिया गया 7, 10, उसके बाद आपको दिया गया 11, फिर 13, फिर 17 और यहाँ दिया गया 2 4 3, 2 4 3, उसके बाद 7, फिर 5। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया और क्वेश्चन आपसे पूछा गया माध्यिका बताओ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया माध्यिका बताओ, माध्यिका बताओ। तब आप कैसे लगाओगे इसकी माध्यिका? माध्यिका निकालना मैं बताऊंगा। n+1/2वां पद वो भी फार्मूला होता है, n/2 + 1/2वां पद वो भी फार्मूला होता, वो तो कल के क्लास में बताऊंगा। आज पहले ये समझिए कैसे निकलता है। देखिए जब कभी सारणी में हमको क्वेश्चन दिया होगा, जब कभी सारणी में हमको x और f मतलब बारंबारता अगर ये हमको दिया होगा तब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझिए। हमको सबसे पहले इसका क्या करना पड़ता है? योग करना पड़ता है। इसका क्या करना पड़ता है? योग। इसका बारंबारता का, अगर बारंबारता का योग करके बताइए कितना आएगा, तो आएगा 2 4 2 6 और 6 3 9, 9 1 10, 10 6 16 और 16 5 21, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई? 21। आपको करना क्या है? अगर आपको बारंबारता और पद दिए गए हैं, आपसे माध्यिका पूछे हैं, तो बारंबारता का आपको करना है योग, उस योग को आपको भाग करना है 2 से, उस योग को आपको भाग करना है 2 से। अब 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी f बराबर कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। अब जो 10.5 आया, 10.5 ये आपको देखना है, ये देखना है आपको कि बारंबारता का योग करने पर किसका मान 10.5 से अधिक आ रहा। बात को प्यार से समझना, बारंबारताओं का योग करने पर किसका मान 10.5 से अधिक आ रहा है, समझना यहाँ पर। अब मैं योग करूँगा, 4 2 6, 4 2 6, 2 की 10.5 से कम है, और 6 3 9, 9 जो कि मेरी 10.5 से कम है, लेकिन 9 7 आ गया 16 और 16 हो गया मेरा 10.5 से अधिक। तो याद रखना हमेशा आपको अधिक लेना है, हमेशा आपको अधिक लेना है, ना कि कम लेना है, हमेशा अधिक लेना है। तो यहाँ पर आया अधिक 7 और 7 के सामने क्या है? 13, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। माध्यिका कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। एक बार और समझो, अगर आपको पद और बारंबारता दिया गया है, आपसे माध्यिका पूछेगा तो सबसे पहले पदों का कर लोगे योग, क्या कर लोगे? सॉरी, बारंबारता का कर लोगे योग, योग को आपको 2 से करना है भाग, जो आएगा उसके बाद आपको बारंबारता को जोड़ते हुए जाना है। यहाँ जो आएगा उससे अधिक होना चाहिए, बस जिस इसमें उससे अधिक हो जाएगा वही माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है इतना? लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको लगा के बता दीजिए, फिर क्लास वाइंड अप कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये आप लोग करके बता दीजिए इसमें माध्यिका क्या आ जाएगी, इसमें माध्यिका क्या आ जाएगी आप लोग इसको बताइए। जैसे मैंने कह दिया x और यहाँ है मेरा f, यहाँ x, यहाँ है मेरा f।
ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। चलिए, मैंने कह दिया 3 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, फिर है 5, उसके बाद आपका है 9 और 6, 9 और 6, और लास्ट में आपका है 4 और 5। क्वेश्चन है माध्यिका बताओ। माध्यिका बताइए, जल्दी से बताइए माध्यिका क्या हो जाएगी। माध्यिका बताना है आपको, माध्यिका बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ठीक है ना, साथ में लगाते। करना क्या, सबसे पहले हमको f का वैल्यू ज्ञात करना है। हमको f बराबर कुल f कितना है, तो 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 5 26, यही तो। देखिए 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22 1 23, 23 3 26, यानी कितना आ गया, 26 आ गया। इसको करना है 2 से भाग, तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब हमको इसको जोड़ना है, जिसका मान 13 से अधिक आएगा वही मेरी बारंबारता हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। 7 3 10 कम है, 10 5 15 ज़्यादा हो गया 13 से, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। माध्यिका कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी मेरी माध्यिका। ठीक है ना। देखिए इस टाइम क्लासे में थोड़ा सा कम ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम क्लासे ले रहा हूँ, लेकिन आपको क्लासें बहुत जल्द बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। क्योंकि तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन जैसे ही तबीयत में सुधार आता है मैं आपको क्लास ऐसे ज़बरदस्त दूंगा, रट जाएगा दिमाग पर। तो भाई मेरे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। और आप सबसे सॉरी जो इस टाइप की क्लासें नहीं दे पा रहे हैं पहले जैसी क्लासें, लेकिन धैर्य बना के रखना। जैसे ही रिकवर होता हूँ मैं आपको वैसे ही क्लासें देने लगूंगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को। और एक बात और बता दूँ मैं, एक बात और, अब मैं अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा सुधार करने वाला हूँ। मैं अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा सुधार करने वाला हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार हम जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। सोमवार मंगलवार बुधवार चैप्टर वाइज। और बच्चा आपका बृहस्पतिवार, क्या बच्चा, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार। बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। उससे आप अपना आकलन कर पाओगे कि हमने कितना सीखा है। फिर से बता दूं, सोमवार मंगलवार बुधवार आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका यह फ़ायदा होगा कि आप जो पीछे पढ़ते हुए आए हो उसका भी रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन कहीं और के नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आपके राखी पब्लिकेशन, राजन पब्लिकेशन, पवन, जितने भी पब्लिकेशन चलते हैं डीएलएड में, सभी पब्लिकेशन से क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। और मिक्स क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चनों पे टाइम दिया जाएगा पूरा। आपका इतना समझ लीजिए इस तरह की क्लासेस दी जाएंगी कि आपको लगेगा यस मैं पढ़ रहा हूँ। ये होती रियल पढ़ाई। आप लोग देखना, बृहस्पतिवार को मेरी पहली मिक्स क्लास आएगी, बृहस्पतिवार को पहली मेरी मिक्स क्लास आएगी। ठीक है ना। हो सकता है कल मैं क्लास ना अटेंड कर पाऊँ मैथ की, तो आपको कल ही एक मिक्स क्लास मिल जाए, क्योंकि आज हमको अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक क्लास रिकॉर्ड करके जाऊँगा। ठीक है ना। तो हो सकता है कल ही आपको हल्का फुल्का एक क्लास मिल जाए, लेकिन बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार मिक्स कराऊंगा भाई मैं। कैसे कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन। और सोमवार मंगलवार बुधवार आपको चैप्टर वाइज। और अब जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको बारंबारता के क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट वीडियो होगी बारंबारता की अब जो आएगी। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।